नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यशपाल की कहानी पराया सुख का पाठ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय हो गया है या नहीं जान नहीं पड़ता था। आकाश घने बादलों से घिरा था। पानी के बोझ से भारी ठंडी हवा कुछ तेज़ी से बह रही थी। पठानकोट स्टेशन के मुसाफिर खाने में बैठे हुए पहाड़ जाने वाले यात्री कपड़ों में लिपट लिपट कर लॉरियों के चलने के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लॉरियों के ड्राइवर मुसाफिरों की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे। जितनी चिंता मुसाफिरों को आगे जाने की थी, उससे कहीं अधिक चिंता थी इन ड्राइवरों को मुसाफिरों को उनके घर पहुंचा देने की। स्टेशन के लंबे सूने प्लेटफॉर्म पर कभी कोई रेलवे कुली नज़र आ जाता। मिस्टर सेठी मोटा गरम सूट और ओवरकोट पहने एक तरफ प्लेटफॉर्म के किनारे बंधी पत्थर की पटियां पर टहल रहे थे। उनके गरम कपड़ों को छेद शरीर को छूने लेने की ताब पहाड़ी ठंडी हवाओं का ना था। वह केवल उनके चेहरे और सिर के बालों को ही सहला रही थी। वायु की यह शीतलता जो सैकड़ों मुसाफिरों के प्राण खींच ले रही थी, सेठी की स्फूर्ति दे रही थी। इस शांति में वे स्वयं अपने ही भीतर समा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। लारियों के ड्राइवर अपने शिकार मुसाफिर खाने में ढूंढ रहे थे। कारों के ड्राइवर डरते डरते स्टेशन के वेटिंग रूम की जालियों से अपने आसामियों को भाप रहे थे। एक ड्राइवर ने अदब से सेठी को सलाम करके कहा, हुजूर बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। सेठी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उस समय वह ठंडी वायु का आनंद ले रहा था। उत्तर देकर अपनी शांति भंग करने की ज़रूरत नहीं थी। गाड़ी में जगह न मिलने का सवाल उनके सामने ना था। गाड़ी में जगह ढूंढने की ज़रूरत ही ना थी। गाड़ियाँ उनके पीछे पीछे फिरती है। ड्राइवर दूर खड़ा होकर साहब के हुक्म की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु सेठी का ध्यान उस ओर ना गया। सेठी ने देखा, जनाना वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। एक युवती लंबा काला कोट और सफ़ेद साड़ी पहने निकली। उसकी उंगली पकड़े एक प्रायः 1.5-2 बरस का बालक साथ था। युवती उस सुने प्लेटफॉर्म के दूसरे ओर से को चल दी। इस शांति में अचानक एक विचार सेठी के मन में उठा। बच्चे को उंगली थमाकर पूर्व की ओर मुख किए चली जाती हुई वह युवती उसे सफल जीवन का रूप जान पड़ी। अपना जीवन उसे जान पड़ता था, निष्प्रयोजन, निरुद्देश्य सा, वायु में उड़ते हुए मेघ के एक आवारा टुकड़े की भांति, और युवती का जीवन उसे लगा एक सजल मेघ की भांति जो बरसकर फसल के भरे श्यामल खेत पर छा रहे थे। उस बालक की वह छोटी छोटी गुदगुदी टांगे, उसकी वह लपटी चाल, उसका माँ की उंगली से लटके लटके चलना, माँ की संतुष्ट गंभीर और स्थिर गति वाणिज्य से लदी हुई नौका की भांति जो स्थिर जल में गंभीर चाल से चली जाती है। सेठी लालटेन के खंभे के सहारे पीठ टिकाकर उस माँ बच्चे युवती बालक की जोड़ी की ओर देखता रहा। स्टेशन का इमारत की दूरी तक जाकर युवती लौट पड़ी। लौटते समय उसके दाएं हाथ की उंगली छुड़ाकर बालक को बाएं हाथ की उंगली थमा दी और वह सेठी की ओर आने लगा। लता से लटके फल की तरह वह बालक अपना जीवन युवती से ले रहा था। समीप प्रत्येक कुछ कदमों पर युवती का चेहरा और बालक की आकृति सेठी के दृष्टि में स्पष्ट हो रही थी। युवती का गोरा रंग, पतला छरहरा बदन, स्वास्थ्य की झलक, बड़ी बड़ी आंखें, बालक की छोटी सी नाक, गोल गोल आंखें, फूले हुए गाल, चेहरे पर खून की ताजगी, यह सब सेठी को ऐनक के शीशे की तरह दिखाई दे रहा था। ताजी वायु की शीतलता से शांति लाभ करने की बात सेठी भूल गया। कार के ड्राइवर से मेम साहब को सलाम कर संक्षेप में कुछ पूछा। उसके बाद एक लॉरी ड्राइवर ने सलाम कर बात की। सेठी कारोबारी आदमी है। वह समझ गया कि मेम साहब सस्ती और अच्छी सवारी की तलाश में हैं। लॉरी 7 बजे के पहले सफ़र नहीं कर सकती थी, परंतु कार के लिए वह कोई बंदिश नहीं करती है। लॉरी के मुसाफिर प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए सड़क बंद है। कार के मुसाफिर प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जल्दी नहीं। एक ख्याल सेठी के मन में आया। लालटेन के खंभे का आसरा छोड़कर सीधे खड़े हो उसने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने दौड़कर सामने हाजिर होकर दूसरी बार सलाम किया। सेठी ने पूछा, गाड़ी ठीक है?
हुजूर, बिल्कुल न्यू आस्टिन सैलून। अच्छा, हुजूर, और सवारी तो नहीं बैठेगी? नहीं, एकदम जाएगा। तुमको कुछ पैसा बनता है तो बैठा लो कोई एक सवारी। ड्राइवर ने और भी लंबा सलाम किया। वेटिंग रूम से सेठी का सामान निकाला। 3 बड़े सूटकेस और एक बड़ा हॉल डॉल को सलाम बोला और फोकट की एक सवारी का सौदा सस्ते में कर लिया। सेठी यह सब देख रहा था। मेम साहब का संक्षिप्त सामान भी निकाला, केवल एक सूटकेस और हॉल डॉल। बच्चे को लेकर वे भी सेठी के पीछे पीछे कार की ओर चली। बजाय पीछे बैठने के सेठी ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। मेम साहब और उनका बालक पीछे बैठे। कार ठंडी हवा को चीरती हुई दौड़ चली। सेठी अपनी पीठ के पीछे एक मौजूदगी अनुभव कर संतोष पा रहा था। पूरी गाड़ी का किराया भरने के बावजूद उसे अगली तंग सीट पर बैठना नागवार ना गुजरा। सामने तेजी से दौड़ते हुए वृक्षों और सड़क किनारे के मकानों को देखकर मेम साहब का बालक अगली सीट को पकड़कर कूद रहा था। उसके इस उत्पाद से कभी सेठी की टोपी हिल जाती, कभी वह उसकी बाह में सिर मार देता। बालक के इस घृष्टता के कारण उसकी माँ को संकोच हो रहा था। उसने कई दफ़े बालक को शांत रहने के लिए कहा, मीठी धमकी दी, परंतु उससे सेठी और माँ दोनों को ही हंसी आ गई। बालक कूदकर अगली सीट पर पहुंच जाना चाहता था। सेठी ने पीछे घूमकर उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। बालक के मांसल पुष्ट कोमल देह के स्पर्श से उसके शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति अनुभव हुई। एक नवीन अनुभूति ने उसके मन को घेर लिया। उसको अब तक का सबसे बड़ा यत्न और संघर्ष से सफल बनाए हुआ अपना जीवन सहसा असफल और निष्प्रयोजन सा जान पड़ने लगा। वह बालक के मुख की ओर देख रहा था और अपने जीवन के उसे एक बहुत बड़ा अभाव अनुभव हो रहा था। मोटर के सामने दौड़ते हुए दृश्य में सेठी को अपने जीवन की कहानी सिनेमा के दृश्य की तरह दिखाई देने लगी। पिता के देहांत के कारण FA में उसको पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना, जीविका को कोई उपाय ना पाकर उसका भटकना, ठेकेदार के यहाँ 20 रुपये माहवार पर उसका 24 घंटे हड्डी तोड़ परिश्रम, दूसरे ठेकेदारों का काम ठेके पर करना और बड़ा ठेकेदार बन जाना, एक के बाद दूसरा ठेका। जिस रुपए की वजह से उसे दर दर मारा फिरना पड़ा था, उसी रुपए का हज़ारों लाखों की तादाद में उसके हाथों में आना जाना। रेल के पुल के ठेके में एक मुश्त 2.5 लाख का मुनाफा। सेठी ने जीवन में एक चीज रुपए को पहचाना। उसकी प्राप्ति में उसने दिन को दिन और रात को रात न समझा। आज वह लखपति है। अपनी कमाई के बल पर वह बड़ी से बड़ी कंपनियों के उसके हिस्से हैं। जेब में पड़ी इंपीरियल बैंक की 4 अंगुल चौड़ी चेक बुक पर कुछ अंकुर लिखकर दस्तखत कर देने से वह क्या नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच रुपए के अतिरिक्त उसने क्या पाया? रुपए से क्या नहीं पाया जा सकता। उसके वे संबंधी जिन्हें वह पहचानता नहीं, पहचानने की ज़रूरत भी नहीं समझता, उसके नाम से अपना परिचय देते हैं, स्नेह से भरा हृदय लेकर उसकी ओर दौड़ते हैं। सम्मान की उसके लिए कमी नहीं। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं उसे अपना संरक्षक और सभापति बनाने के लिए व्याकुल है, परंतु इस सब से उसे क्या मिलता है? प्रेम और प्रणय में के कितने ही अभिनय उसे घेर कर हुए। उन लजीली और मुग्ध आँखों में उसे दिखाई दिया केवल उसके रुपए का लोभ, उसे फंसाने का यत्न। यह सब देखकर वह भीगी मक्खी क्यों कर निगल जाता। उसे किसी ने आकर्षित नहीं किया। गुड़ की भेली पर मंडराने वाली मक्खियों और ततैयों की तरह वह उन्हें हका देता। उसका लक्ष्य था रुपया। रुपए की आज उसे कमी नहीं, परंतु फिर भी वह कमाता है। रुपए को बढ़ाना, बस यही उसके जीवन का उद्देश्य है। रुपया अब उसकी ओर यूँ बहता है जैसे बरसात में छोटे मोटे नाली नालों का पानी नदी में आ इकट्ठा होता है। उसके द्वारा तैयार की हुई व्यवस्था में सैकड़ों जगह हज़ारों आदमी परिश्रम करते हैं और रुपया पैदा करते हैं, और वह रुपये व्यवस्था की नालियों से बहकर सेठी के हिसाब में जा पहुंचता है। उसका काम है धन और रुपया बहाकर लाने के लिए नई नालियां तैयार करना। अपने खर्च की उसे चिंता नहीं, उसे कोई शौक़ नहीं। अकेला आदमी खर्च किस चीज़ पर करे? उसका जाली खर्च कभी 1000-1200 माहवार से अधिक नहीं हुआ। सुख की ओर कभी उसका ध्यान ही नहीं गया। परंतु आज अचानक ठंडी हवा की फरफराहट से शांत मस्तिष्क में एक नई अनुभूति, अभाव का अनुभव उसे हुआ। वह बालक अपने जूतों को उसके बढ़िया कोट पर रख दिया। खड़ा होकर मोटर के बर्फ़ के समान ठंडे कांच पर हाथ रखकर कांच पर अपना मुंह चिपकाकर खुशी से खिलखिला रहा था।
उसके पैरों के से रौंदे जाने में सेठी को सुख अनुभव हो रहा था। उसकी आंखें आर्द्र हो गई। उसके मुख का एक कोना भीतर को खींच गया। वह एकटक दृष्टि से उस बालक की व्यस्तता को देखता रहा। अपने कानों के पास पीठ पीछे उसे अनुभव हो रही थी एक उपस्थिति, एक व्यग्र वात्सल्य में उपस्थिति जो वृक्षों की छाया के समान व्यापक और वृक्ष को जन्म देने वाले फूल के समान आकर्षक थी, जो संतान के सिर पर रक्षा और धैर्य का हाथ रखती है और पुरुष के हृदय में इच्छा का तीर मार देती है, जिसकी मुस्कुराहट सतरंग धनुष बना देती है, जिसमें प्रणय का कटाक्ष, रक्षा का आश्वासन, आशीर्वाद की छाया, वासना की झिलमिल सभी एक साथ शामिल है। इस प्रकार का एक चुंबक उसे ऊपर की ओर और गोद में पकड़े हुए बालक का आकर्षण नीचे की ओर खींच रहा था। एक नए ही अनुभव की अवस्था में कुछ भूला सा, कुछ खोया सा मग्न था। एक विद्युत सी उसके शरीर को विचलित किए हुए थी। मोटर पहाड़ के ऊपर जा रही थी और ठंडक बढ़ती जा रही थी। बादल घने होते जा रहे थे। हवा पानी के बोझ से भारी थी। मोटर के कांच पर पानी जम कर बूंदें बह रही थी। कांच पर धुंध साफ करने वाला यंत्र लगातार ड्राइवर के सामने के भाग को साफ कर रहा था और बालक उसे पकड़ लेने को उत्सुक थे। सेठी उसकी भरी हुई गोल बाहों को रोके हुए था। उन्हें छोड़ देने को उसकी तबीयत ना चाहती थी। बालक ने उलटकर सेठी की ओर देखा। सेठी की नकटाई के नग जड़े पिन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह उसे खींचने का यत्न करने लगा। पिन उतारकर सेठी ने उसके कोट पर लगा दिया। मोटर में पहनने की उसकी शरबती रंग की अजीब सी बड़ी ऐनक बालक के मुंह पर पहुंच गई, जिसमें उसका आधा चेहरा छिप गया। उस ऐनक के शीशों में सेठी को प्रतिबिंबित दिखाई दिया। पिछली सीट पर बैठी माँ होठों पर उंगली रख बालक को शांत रहने का संकेत दे रही थी। सेठी ने पीछे घूमकर माँ की ओर देख सिफारिश में कहा, इट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं। उसके होठों पर एक करुण मुस्कुराहट थी। उससे माँ का हृदय पिघल गया। ड्राइवर ने मोटर की चाल धीमी कर दी और माफ़ी मांगने के स्वर में कहा, हुजूर, ऊपर बड़े ज़ोर का पानी बरस रहा है, कोहरा बहुत ज़बरदस्त है। सेठी ने उत्तर दिया, ओह, इट इज़ ऑल राइट। पहाड़ के ऊपर भाग में बरसने वाला पानी बह बहकर सड़क के किनारे झरने बना रहा था। उस पानी को चीरती फव्वारे की तरह हवा में पानी उड़ाती मोटर घूम घूम कर ऊपर ही ऊपर चढ़ती जा रही थी। साइंस के चिराग को रगड़कर वश में किया हुआ यह मोटर का दैत्य पहाड़ की सख्त चढ़ाई, बादलों के कोहरे और बौछारों की परवाह न कर ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। 2 घंटे तक लगातार चलकर वे अधमार्ग के डाक बंगले में आ पहुंचे। मोटर घूमकर अहाते में पहुंची और ड्योढ़ी में आकर खड़ी हो गई। बंगले के अहाते के बाहर अनेक यात्री टीन और फूस के छतों के नीचे आधे भीगते हुए बैठे थे। पहाड़ों में बोझा ढोने और बैल को खच्चर जहाँ तहाँ पानी में भीगते भयातुर दृष्टि से मनुष्य को ढीली ढाली और उत्साहित चाल ढाल देख रहे थे। मनुष्य बादल और सरकारी हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके पशु उनके निर्णय की। रात भर जोर की बारिश के कारण ऊपर सड़क पर कई जगह पहाड़ गिरकर सड़क रुक गई थी। मुसाफिरों को आगे जाने का हुक्म नहीं था। ड्राइवर ने मोटर का दरवाज़ा खोला। सेठी उतरा और बालक सेठी की उंगली पकड़े हुए था। उसके पीछे मेम साहब उतरी। डाक बंगले के चपरासी और खानसामे ने कार को देखकर सलामें दी। वर्दी पहने खानसामा ने निहायत अदब से नाश्ते के लिए पूछा। सेठी ने कहा, हाँ। मेम साहब बच्चे के लिए पिटारी में दूध की बोतल लिए थी। अपने लिए उन्हें खास ज़रूरत ना थी। 60 रुपये महीना पाने वाली स्कूल मास्टरनी को डाक बंगले में नाश्ता करने की आदत नहीं होती। बरामदे में की एक आराम कुर्सी पर बैठकर मेम साहब ने सेठी की ओर देखे बिना बल्लू यानी कि बालक को आकर दूध पी लेने के लिए कहा। सेठी ने मेम साहब की ओर देखे बिना कहा, बल्लू गरम दूध पिएगा? नाश्ता मेज पर रखा जाने के बाद खानसामा ने मेम साहब को सूचना दी। मानो साहब, मेम साहब और बच्चा एक ही हैं। मेम साहब को खानसामा का यह समझना कुछ अजीब तो लगा, परंतु अस्वाभाविक नहीं जान पड़ा। सेठी की ओर देखकर नम्र और तकल्लुफ़ के स्वर से उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मुझे तो आवश्यकता नहीं। शिष्टता से सेठी ने आग्रह किया, इतनी सर्दी में एक प्याला गर्म चाय अच्छा ही है। नाश्ते के लिए वे भीतर बैठे। उस अकेले कमरे में आना जाना केवल खानसामा का ही था। दीवारों से परे ओझल बाहर जगत की दृष्टि में वह पति पत्नी और बालक का एक छोटा सा परिवार था।
और उस संसार का प्रतिनिधि या साक्षी था, केवल वह खानसामा। उसके सामने व्यर्थ संकोच कर अपने आप को भयभीत और अपराधी प्रमाणित करना मेम साहब को भी उचित ना जचा। उन्होंने बिल्कुल निसंकोच भाव से प्यालों में चाय उड़ेलना शुरू किया। सेठी ने आमलेट का एक छोटा सा टुकड़ा बल्लू के मुंह में दिया। वह मुंह भरकर खाने लगा। खानसामा मेम साहब की पीठ पीछे आकर पूछता, कुछ बिस्कुट, कुछ जाम, कुछ फ्रूट। उत्तर देता, सेठी लाओ। जिन चीज़ों के आसानी से बिक जाने की आशा न थी, वे सब खुलकर प्लेटों में अधखुले डिब्बों की शक्ल में मेज पर आने लगे। सेठी हंसता जाता था और बच्चे को एक एक चीज़ चखाता जाता था। माँ बालक की खुशी को देखकर गदगद हो रही थी। वह सेठी को मना करती जाती, बस कीजिए, ज़्यादा नहीं, अब इसे भूख नहीं। बालक की सहायता से संकोच दूर कर सेठी ने पूछा, आप डलहौजी में ही रहती हैं? जी हाँ, मेरा नाम मिसेज मदन है। मिस्टर मदन मिलिट्री अकाउंट्स के दफ्तर में हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। बहन से मिलने अमृतसर गई थी। सेठी अपना क्या परिचय दे? उसने केवल कहा, अच्छी बात है। अपने संबंध में कुछ कहने लायक बात ही उसकी समझ में ना आई। उसे अपना जीवन नितांत आधार रहित, रूप रहित जान पड़ रहा था। आप यहाँ डलहौजी में गर्मियों के लिए जा रहे हैं? मिसेज मदन ने पूछा। नहीं, ऐसे ही कारोबार के सिलसिले में कुछ दिन रहूँगा। डलहौजी जगह अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप बाल बच्चों के साथ क्यों नहीं लाए? आंतरिकता के स्वर में मिसेज मदन ने प्रश्न किया। नहीं है ही नहीं। शादी मैंने नहीं की। मेरा नाम R.L. सेठी है। ठेकेदारी भी करता हूँ। अमृतसर का नया गिरजाघर मैंने ही ठेके पर बनवाया है। दीवार की ओर देखते हुए चाय के प्याले में चम्मच चलाते हुए उसने कहा, मैं ऐसे ही रहता हूँ। एक करुणा और दुख का बोझ सेठी के शब्दों में से मिसेज मदन के मन पर आ बैठा। वह सोचने लगी, कितना भला और कितना अमीर आदमी है। बल्लू सेठी की चमड़े की चेन में बंधी सोने की घड़ी को मेज पर घसीट रहा था। मिसेज मदन ने उंगली उठाकर कहा, ना, और फिर सेठी की ओर देखकर हंसकर कहा, यह बड़ा ही शैतान है। सेठी बार बार अपने बालों में उंगलियां चला रहा था। इसका कारण शायद उसके विचारों की उलझन थी। बहुत कुछ प्राप्त करके भी उसने अपना जीवन निराधार जान पड़ता था, ठीक एक लंगड़े की तरह। सामने बैठी हुई मिसेज मदन का कोहनी मेज पर रखकर अपने बालक की ओर देखना, उसका स्वच्छ खिला हुआ चिकना चेहरा, बड़ी बड़ी रस भरी आंखें, सिर पर से साड़ी का पल्ला खिसक जाने से बालों से भरा सिर, उसके लाल होठ, कोट के कॉलर से बने तिकोन में गले के नीचे का भाग, ये सब उसे एक जीवन के प्रतीक जान पड़ रहे थे जो उसकी बहुत पहुंच के बाहर था। मिसेज मदन की दृष्टि सेठी की आंखों की ओर गई। उसने अनुभव किया कि सेठी की दृष्टि उसके शरीर को लपेटे ले रही है। एक सिहरन से शरीर में अनुभव हुई, परंतु वह दुखदायक ना थी। उससे उल्टा एक अधिकार का भाव मिसेज मदन के व्यवहार में दिखाई दिया। दोनों हाथ मेज पर रखकर बिल्कुल सीधे चमकती आंखों से सेठी की ओर देखकर उन्होंने कहा, कितनी जोर की बारिश है, हम लोग कैसे पहुंचेंगे? सेठी ने जेब से सोने का सिगरेट केस निकाला, सिगरेट मुंह में लेकर जला लिया और बेतकल्लुफ़ी से धुआं छोड़ते हुए उसने कहा, ये बारिश ना कभी रुके। आज हम ना पहुँचे तो क्या हर्ज। आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।